कल्पना कीजिए 1991 में अगर मनमोहन देश के वित्त मंत्री ना होते, अगर नरसिम्हा राव जैसा सुलझा हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री ना होता। कल्पना कीजिए 1991 में देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला होता जो शमशान कब्रिस्तान की बात करता, जो यह कहता कि आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे देंगे, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस घुसपैठियों को दे देंगे, यानी खुलकर हिंदू मुस्लिम करता। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? याद कीजिए 1990 आडवाणी राम रथ यात्रा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आते हैं। आडवाणी जॉर्ज फर्नांडिस से कहते हैं कि मुझे राम रथ यात्रा निकालनी पड़ रही है क्योंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए हैं, क्योंकि सिद्धांततः भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ थी, लिहाजा वो राम रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। जहां जहां से राम रथ यात्रा गुजरती है वहां दंगे होते हैं, देश भर में सांप्रदायिकरण की नींव जो है वो तैयार होती है। और फिर लालू प्रसाद यादव बिहार में एंट्री से ठीक पहले राम रथ यात्रा को रोक देते हैं। वीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है और कुछ महीनों बाद देश में आम चुनाव हो जाते हैं, जिसमें कांग्रेस सत्ता में तो आती है मगर अल्पमत में। इन हालात में कांग्रेस सत्ता में आती है और बात वहां नहीं रुकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, 1991 से लेकर 1993 देश एक सांप्रदायिक आग में जल रहा होता है, हर तरफ दंगे। और फिर 6 दिसंबर 1992 बाबरी ढाया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद मुंबई, जो कि देश की आर्थिक नब्ज है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। यानी कि 1990 से लेकर 1994 देश सांप्रदायिक आग में जल रहा था। और कल्पना कीजिए ऐसे माहौल में अगर देश को ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा वित्त मंत्री मिल जाता जो इसी तरह की बात करता, जो हिंदू मुस्लिम की बात करता, तब क्या भारत इतनी तरक्की कर पाता? क्योंकि हम ये ना भूलें, जब मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण लेकर आए थे तब कांग्रेस अल्पमत में थी। बावजूद इसके विपक्ष की परवाह किए बगैर जब देश का सोना गिरवी रखा जा चुका था, मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने नरसिम्हा राव से मुलाकात की थी तो उन्होंने उनसे कहा था कि आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे तभी मैं देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर ला पाऊंगा। नरसिम्हा राव ने उन पर विश्वास किया, नतीजा आपके सामने है। मैं आपको मनमोहन सिंह का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, इंटरव्यू का एक क्लिप। इसमें वो 2 बातें कहते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सवालों का जवाब देने से मैं कभी पीछे नहीं हटा, मैं कभी नहीं डरा। और उनकी बेबाकी की दूसरी मिसाल, सरकार अल्पमत थी मगर उनका विश्वास था कि आर्थिक उदारीकरण के जरिए ही देश सही रास्ते पर होगा। किस तरह से उन्होंने नरसिम्हा राव को समझाया, किस तरह से नरसिम्हा राव ने उन पर विश्वास किया, सुनिए। I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return. In the plane, I went to the office as usual. Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. And Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing in ceremony." So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. And Narasimha Rao ji called me and I met him. I said to him that the country is in great difficulties. It requires hard thinking and very tough decision-making process to get the country out of
the crisis that she was in. Nasanauji said, I don't understand all this, but we will give you a free hand with the understanding that if the things go well, we will all take credit. But if the things go wrong, well, you will be the scapegoat. I said, I accept that, but you will have to back me. And Narasimha did back me on every stage. दोस्तों, जब उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक बजट पेश किया था ना, जिसने भारत के बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया था, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं भारत के बाजारों को खोल दूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने उद्योगपतियों में, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट में इतनी ताकत दूं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, कंपटीशन कर सकें। मनमोहन सिंह का जो आर्थिक उदारीकरण था ना, वो अंधा नहीं था, वो ब्लाइंड नहीं था, उसके पीछे एक सोच थी, एक समझदारी थी। उस तरह की समझदारी किसी में नहीं आई है दोस्तों। सुनिए एक इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं। Let me say that we will do everything to help our industry to compete effectively. That is a commitment I own up. I, as Finance Ministry, have an obligation to see that Indian industry's hands are strengthened to compete effectively against foreign firms in our country. I think that is a commitment I own. और हाँ दोस्तों, वो ऐतिहासिक बजट जिसने नींव तैयार कर दी थी नए भारत की, न्यू इंडिया की, मैं चाहूंगा आप उनका वो बजट सुने। और स्पीच के अंत में वो एक शेर भी कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। मनमोहन जानते थे कि उनके सामने चुनौती मुश्किल थी, मगर वो उसका सामना करने को तैयार थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Sir, I commend the budget to this August House. कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आर्थिक उदारीकरण की यह नींव ना रखी गई होती, अगर भारत को हिंदू मुस्लिम में झोंक दिया गया होता, तब आप सोच सकते हैं भारत की क्या हालत होती। आज जो विदेशों में बैठ के एनआरआईज मोदी 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 करते हैं, उनकी जमीन यहीं पर तैयार हुई थी जब देश में आर्थिक उदारीकरण आया था, जब देश में इन्वेस्टमेंट आया था, जब देश में कॉल सेंटर्स बने थे, जब देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी, तब कई भारतीय विदेशों में जाकर बस गए थे। वही भारतीय जो आज विदेशों में बैठकर मोदी मोदी करते हैं, वही भारतीय जिनमें हिम्मत नहीं है कि अब वो भारत में आकर निवेश कर सकें या भारत में आकर अपना धंधा चला सकें। ऐसे थे मनमोहन सिंह। उन्होंने हम सबको एक आत्मविश्वास दिया, एक न्यू इंडिया को आत्मविश्वास मिला, और इसी आत्मविश्वास को पिछले 11 सालों में तार तार किया जा रहा था। उनका रुतबा कुछ ऐसा था दोस्तों कि जब वो बोलते थे बतौर प्रधानमंत्री, तो पूरी दुनिया उनको सुनती थी। मैं आपको बराक ओबामा का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। पत्रकारों से बराक ओबामा बात कर रहे हैं और यहां वो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं ना, तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। और बात यहां नहीं रुकती है। बराक ओबामा राष्ट्रपति नहीं थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। वो भारत आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एक सम्मेलन में शिरकत करने। उनसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं करण थापर। जी हां,
और करण थापर उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे अक्सर कहते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, माय फ्रेंड बराक। सवाल मोदी पर था, मगर बराक ओबामा जवाब मनमोहन पर देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है मोदी मेरे दोस्त हैं, मगर मनमोहन वो हैं जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनमोहन की सोच की वजह से आज भारत इतनी बड़ी ताकत है। सुनिए क्या कहा था बराक ओबामा ने। A lot, President Obama, has been written and said about your relationship, your friendship with Narendra Modi. At his invitation, you came as chief guest. You were the first American president to come as chief guest on Republic Day. You did a joint radio broadcast together. And frequently, Prime Minister Modi used to refer to you as my friend Barack. What's your opinion of Narendra Modi? I like him. But I really also was great friends with Dr. Singh. And, you know, when you look at the work and the steps that Dr. Singh took to open up and modernize the economy and launch what I think has was really the foundations for the modern Indian economy, that's also important. आप इन तस्वीरों पर निगाह डालिए दोस्तों। जब भारत ने न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए थे, एक न्यू इंडिया का जन्म हुआ था। यहां पर आप उन्हें जॉर्ज बुश के साथ देख रहे हैं। यही नहीं, उनकी कूटनीति में वो तालमेल भी बिठाते थे। यहां पर आप उन्हें देख रहे हैं किसके साथ? पुतिन के साथ। यहां पर वो पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक जनरल मुशर्रफ के साथ हैं, और बराक ओबामा तो उनके फैन थे ही। मैंने आपको आज सुबह अपने कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से अमेरिकी कांग्रेस में उनका स्वागत होता है। तालियों से पूरा मंच, पूरा हॉल गूंज उठता है। यह उनकी खूबसूरती थी। और मनमोहन सिंह को सिर्फ आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर देखना सही नहीं होगा, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने गरीबों का सबसे बड़ा सहारा दिया था, मनरेगा। जी हां, मनरेगा कांग्रेस के कार्यकाल में ही आया, क्योंकि जब देश में मंदी छाती है और जब देश के किसान, देश के गरीब के पास कुछ नहीं होता है, तब मनरेगा उसका सहारा बनता है। और यह मत भूलिए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो इस देश के वंचित, दलित और कमजोर के बहुत बड़े अधिकार हैं, ये सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आए थे। ये एक हकीकत है। यानी कि गरीबों के लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे मनमोहन सिंह। और दिलचस्प बात, उनकी खास बात यह थी दोस्तों कि जो लोग उनकी आलोचना करते थे, बाद में वो लोग उनसे माफी भी मांगते थे। मैं चाहूंगा आप नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान सुने। यह बयान उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति में दिया। यह भाषण उन्होंने वही दिया दोस्तों। और मैं चाहूंगा आप सुने कि सिद्धू किस तरह से मनमोहन सिंह को असरदार सरदार बताते हैं, उनकी कितनी तारीफ करते हैं, मगर मनमोहन सिंह के चेहरे पर भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वो चुपचाप सुन रहे होते हैं। यही उनकी परिपक्वता थी, यही उनकी मैच्योरिटी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। यह कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा
अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, दिखा के ठोको। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। जी हां, जब दुख होता था तो विचलित नहीं होते थे, जब खुशी होता था तो आसमान में कूदने नहीं लगते थे। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते थे। पत्रकारों ने उनसे हर किस्म का सवाल किया। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने, क्योंकि वो आखिरी प्रधानमंत्री थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। देखिए किस तरह से मनीष छिब्बर उनसे यह तक पूछ रहे हैं कि आपको सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया जाता है, और इसके जवाब में मनमोहन सिंह कहते हैं, अगर कमजोर का मतलब यह होता है कि मैं एक नरसंहार के ऊपर बैठा रहूं, यानी गुजरात जलता रहे, वहां कई बेकसूर मारे जाते रहें और उसके जरिए मैं अपनी ताकत बताऊं, तो मैं ऐसा ताकतवर नहीं हूं। मैं अपना काम करता हूं और उस काम के जरिए मैं अपने शौर्य को साबित करता हूं। सुनिए उन्होंने यहां पर क्या कहा था। कि आपके करीब 9.5 साल के कार्यकाल में ये एक परसेप्शन रहा कि फैसले 10 जनपद में होते हैं, उनका ऐलान 7 RCR या PMO से होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस परसेप्शन, इस छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? Well, it is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments in these 9.5 years. There were, of course, opportune times when they differed from what the government had done. The government reconsidered those issues, and I don't think this is wrong or a disadvantage to make corrections if the party leadership feels that such corrections were required in the national interest. जाहिर सी बात है दोस्तों, मनमोहन जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, और वो भविष्यवाणी क्या थी याद है ना? उन्होंने भविष्यवाणी ये की थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ये देश में तबाही लाएगा। आज 11 साल पहले हम आसमान की तरफ देखते थे, हम तरक्की की बातें करते थे, हम खुद को IT सुपर पावर बनाने की बात करते थे, हम मेडिकल साइंस में कमाल करने की बात करते थे, मगर आज हम मस्जिद खोद रहे हैं, आज हम जमीन की तरफ देख रहे हैं, आज हम पीछे देख रहे हैं। ये फर्क आया है। उनकी एक एक बात सही साबित हुई थी, याद कीजिएगा दोस्तों। उन्होंने नोटबंदी को एक लूट बताया था, ऑर्गेनाइज लूट, संगठित लूट। उनका एक एक शब्द सही साबित हुआ। सुनिए उन्होंने नोटबंदी के बारे में क्या कहा था। It's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. Mr. Chairman, sir, I rise to highlight. I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks
but they are not allowed to withdraw their money. The GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, मगर ये सब उनके तजुर्बों से सामने उभर कर आया था। जब उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया गया था ना दोस्तों, तो उसके पीछे भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव की एक सोच थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्हें वित्त मंत्री कैसे बनाया गया था, क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। जी हां, कैसे बनाया गया था इस पर भी गौर कीजिएगा। एजेंसीज क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। कैसे बने मनमोहन देश के वित्त मंत्री? नीदरलैंड में एक सम्मेलन में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटे थे मनमोहन। वे अपने घर में आराम कर रहे थे। इस बीच देर रात एक फोन कॉल आया। यह कॉल रिसीव किया मनमोहन सिंह के दामाद विजय तन्खा ने। फोन पर दूसरी तरफ आवाज थी पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर ने विजय से उनके ससुर को जगाने की अपील की। इस फोन कॉल के कुछ घंटों बाद मनमोहन सिंह और अलेक्जेंडर की मुलाकात हुई। उन्होंने डॉक्टर सिंह को नरसिम्हा राव की उनको वित्त मंत्री नियुक्त करने की योजना के बारे में बताया। उस समय मनमोहन सिंह यूजीसी अध्यक्ष थे। उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नरसिम्हा राव उनको लेकर बहुत गंभीर थे। जी हां, बहुत गंभीर थे। मनमोहन सिंह ने हमेशा कहा कि इतिहास मुझे हमेशा अच्छे से याद करेगा, मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, और बात सही है। और यह भाव न सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा, बल्कि जब उन्होंने देश को अपना आखिरी संबोधन किया था। जी हां, जब कांग्रेस हार गई थी, तब मैं चाहूंगा कि आप उनके एक एक शब्द को सुने। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कि मैंने भारत की पूरी सेवा की अपनी पूरी काबिलियत के हिसाब से। यहां पर भी उनमें एक सौम्यता, उनमें एक ह्यूमिलिटी साफ तौर पर दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनके नेतृत्व में इस देश का प्रेस आजाद था। आज की तारीख में जो पत्रकार सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, उनकी सुपारी लेकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल पूछ सकते थे। इंडिया टुडे का मंच, उनका एक पत्रकार, याद कीजिएगा, ये वही पत्रकार है कुछ दिनों पहले अमित शाह राहुल गांधी के बारे में एक गॉसिप छेड़ रहे थे कि उनकी कोई महिला मित्र विदेश में है। तब यह पत्रकार चटखारे ले रहा था, मगर 2014 से पहले यह भी पत्रकारिता कर रहा था। तब इसने भी बगैर डरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया था। कैसे पत्रकार हर तरह के सवाल कर सकते थे, पत्रकार सत्ता से सवाल कर सकते थे और उनकी नौकरी पर आंच नहीं आती थी, मगर आज सब कुछ बदल गया है। इसीलिए मैंने कहा ना दोस्तों कि मनमोहन ने इस देश को तबाही से बचाया, और मैं सिर्फ 1991 की बात नहीं कर रहा हूं। याद कीजिएगा 2008, साल 2008 पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसका असर भारत पर पड़ा? नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। यह ताकत थी मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की, और यही वजह है कि 2009 में कांग्रेस दोबारा से चुनकर आई थी। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जैसे कुछ दिनों पहले, 4 साल पहले देश और दुनिया के सामने कोविड आया था, उस वक्त ऐसे ही SARS आया था।
उसका भी सही मायने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सामना किया और उसका निपटारा भी किया। चुपचाप अपना काम करते थे, अपना ढिंढोरा नहीं पीटते थे, खुद को विश्व गुरु भी नहीं बताते थे, चुपचाप अपना काम करते थे। यह थी मनमोहन सिंह की खास बात। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।